नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारा चैनल बहादुरगढ़ टुडे और साथ ही के साथ हम अपने चैनल के बारे में बातचीत शुरू में ही कर लेते हैं ताकि आपको हमारे बारे में पता चला। मेरा मैक्स व्यास और सर का डीपी दहिया के नाम से। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों पे जो आम जन की बेहतरी के लिए हैं। आम जन की बेहतरी से रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ी हुई हो समस्या, चाहे वो पानी से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके रख-रखाव से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके रोड्स और सेफ्टी से जुड़ी हुई हो। तो हम ऐसी और भी वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे जिससे कि आपको उससे फ़ायदा होगा और जब फ़ायदा होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसको और लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनसे वो लोग को भी जानकारी मिले। आज का मुद्दा है आरडब्ल्यूए सेक्टर 2 बहादुरगढ़, जो कि इलेक्शन होने हैं। 2 अक्टूबर की डेट निर्धारित करी गई है और उस डेट के निर्धारण में कई कैंडिडेट हैं जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नामांकन किया है, सब उसके लिए लड़ रहे हैं और उसमें किसकी जीत होगी वो तो आगे आने वाले समय पे पता चलेगा। लेकिन आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो बातचीत करेंगे जो अभी करंट में जिसकी दावेदारी ज़्यादा है, जिसकी उम्मीद ज़्यादा लग रही है, जो अपने काम में सक्रिय है, जिसकी भूमिका ज़्यादा लग रही है, जिसकी छवि, जिसके पुराने काम, पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है। और साथ के साथ हम बात करेंगे जो अभी पुराना आरडब्ल्यूए है, जो उसको संभाल रहा है और पिछले 2 सालों में क्या दिक्कतें, क्या परेशानी रही, कितना काम रहा और आगे आने वाले समय में कितना काम होना है उसके ऊपर चर्चा। तो दहिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका और आप बताएं कि किस तरीके से आप इसको शुरुआत करते हैं, किस तरीके से इसको देखते हैं। धन्यवाद मुकेश जी। थैंक यू। जैसे मेरे साथी मुकेश ने हमारे चैनल के बारे में परिचय दिया, आज सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो सेक्टर 2 का आरडब्ल्यूए का चुनाव। वैसे समय समय पे जैसे मेरे साथी ने बताया कि हम सामाजिक कुछ समस्याएं हैं जो आम जन से जुड़ी हुई हैं, उनको उठाते रहते हैं, उनके निवारण के तरीके के बारे में भी डिस्कस करते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सबको मालूम है सेक्टर 2 के जो निवासी हैं कि आने वाले 2 तारीख को सेक्टर 2 के आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, हम इस चुनाव पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है। इस चुनाव से संबंधित हमने पहले भी कई वीडियो डाली हैं, जिसमें अलग अलग सेक्शन के लोग, जैसे कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं, कुछ घरेलू महिलाएं, कुछ रिटायर्ड लोग, कुछ आमजन, जिनके बाइट्स हमने लेके आप लोगों के साथ शेयर की हैं, वो एक दर्पण का काम करेंगे आपके लिए कि आप 2 तारीख को किस बेस पे किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। साथियों, वैसे तो आप सबको मालूम है कि आज सेक्टर 2 के जो मुद्दे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, फिर भी हम उन सभी जो मुद्दों को एक बार ताजा कर देते हैं, क्योंकि एक दिन के बाद आपने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण वोट मतदान करके अपने प्रेसिडेंट के कैंडिडेट का इलेक्शन कराना है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आपकी एक मूलभूत जरूरत, पीने का पानी, जिसके लिए बहुत हैवी रेट पे आप एचएसबीपी को पेमेंट करते हैं। तो ये पीने का पानी आपको काफी 2, 2.5, 3 साल से हम देख रहे हैं। नहीं तो एचएसबीपी के बारे में बता दें क्योंकि अभी रूपांतरण हुआ है उसका। हाँ, पहले इसका मूल जो नाम था वो हुड्डा था, आम आदमी हुड्डा के नाम से जानता है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एचएसबीपी नया नाम जो आ गया है। तो पीने के पानी का मुद्दा, पीने का पानी ना ही तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ना ही किसी भी सेक्टर में निश्चित समय है, और सबसे बड़ी जो समस्या है कि पीने का पानी साफ नहीं आता है। कई बार रॉ पानी आता है, जैसा सप्लाई नहर से डिग्गी में आया सेम आप लोगों के लिए डिलीवर कर दिया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके सीवरेज का पानी इस सप्लाई के पानी में मिल जाता है और वो पानी पीने के लिए आपको सप्लाई किया जाता है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पानी पीने से आपके बीमार होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो मुद्दा छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन आपको लाइफ किस तरह से डिस्टर्ब करता है,
इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगला हमारा मुद्दा है सीवरेज। हमारी जो सीवरेज की व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है। थोड़ा सा आपके सीवरेज सिस्टम पर दबाव आता है तो सीवरेज सिस्टम आपका ब्लॉक हो जाता है, चौक हो जाता है। अब हालात वो है जब लगभग 1/3 यानी 33-35% ही घर बने हैं, तो आप अंदाजा लगाइए जब आपके 100% घर की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, सभी लोग यहां पे रहने लग जाएंगे, 2700 से ज्यादा मकान यहां पे जब बनेंगे, उस वक्त इसकी व्यवस्था क्या होगी? व्यवस्था चरमरा जाएगी बिल्कुल। और ये सीवरेज की जो समस्या है ये बहुत बड़ी एक समस्या बन के आपके सामने आएगी। अगली जो समस्या है आपकी, वो जो हर बार सेक्टर वासी इससे बारिश के मौसम में रूबरू होते हैं, वह है बारिश के पानी की निकासी। जब कभी भी इंद्र देवता की मेहरबानी होती है और बारिश अच्छी होती है, जिसका हम इंतजार भी करते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा, तो सेक्टर वासी भयभीत बारिश की खबर से पहले हो जाते हैं कि बारिश होगी, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है। प्लॉट में पानी भर जाता है, नालों में पानी भर जाता है, क्योंकि बारिश के पानी के निकासी के जो नाले हैं वो जगह जगह टूटे हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग पूरी नहीं होती है, वो पूरी तरह से कनेक्ट नहीं है, उनका कहीं भी कोई प्रॉपर निकासी का पॉइंट नहीं है। तो ये पानी यहीं पे आपके सेक्टर में सर्कुलेट होता रहता है और बाद में ये वापस आपके या तो सीवेज सिस्टम को इफेक्ट करता है, या खाली प्लॉटों में आता है, या फिर आपके मकान को ये बैकफायर करता है। इससे आपके बहुत सारे मकानों में जो है वो दरारें भी आई हुए हैं, कईयों का फर्श खराब है, कईयों की दीवार खराब हो गई हैं। इससे अगली जो आपकी समस्या है वो ग्रीन बेल्ट। आप सेक्टर की कोई भी ग्रीन बेल्ट देखें, चाहे आपकी वेस्ट की तरफ मामन विहार का जो एरिया है, इस तरफ बहुत बुरा हाल है। बाहर से आप अंदाजा भी लगा सकते कि ये आपका HSBP का सेक्टर है या पहली तरफ मामन विहार है। वहां पे ना कोई ग्रीन बेल्ट है, लोग वहां पे अपने पशुओं को चारे के लिए यहां पे पशुओं को लेके आते हैं। कोई व्यक्ति उनको अगर मना करता है, टोका टाकी करता है, तो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग उनके साथ आते हैं, वो झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सेक्टर वासी जो जिनका एक जीवन शैली बहुत ही व्यस्त है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई समय नहीं है झगड़े का जिनके पास, ना झगड़े की प्रवृत्ति इनके पास, वो बेचारे ऐसा हो जाते हैं। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं है। खाली जो प्लॉट पड़े हुए हैं, इसकी हर साल HSBP डिपार्टमेंट बहुत हैवी पेनल्टी एक्सटेंशन फीस के नाम से लेते हैं, जिसका खामियाजा वो व्यक्ति जिसके साथ मकान बना हुआ है उसका भरना पड़ता है। क्योंकि खाली प्लॉट वाला कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, फिलहाल वो मकान नहीं बनाना चाहता, वो पेनल्टी दे देता है डिपार्टमेंट को। लेकिन उसमें जो घास उगा हुआ है, जो झाड़ जनखाड़ उसमें उगे हुए हैं, वो बारिश के मौसम में कितने खतरनाक हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहां पे कोई एकला व्यक्ति गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकता। और बारिश में होने वाले सभी खतरनाक जो जीव जंतु हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, उन सभी की पनपने की ये बहुत ही एक सेफ जगह होती है। तो ये मान के चलें कि सेक्टर 2 के निवासियों के लिए ये खाली प्लॉट उनके जीवन के लिए खतरा बन जाता है। इससे अगली जो समस्या है वो आपके नॉर्थ की तरफ की जो ग्रीन बेल्ट है, यहां पे बिल्डर्स ने बड़े बड़े ढेर लगा रखे हैं करसर के, मिट्टी के, रोड़ी के, जो आपके सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट में है। क्योंकि सेक्टर 2 का जो रोड है, इसके दाईं तरफ, इसके नॉर्थ में एक PWD B&R का रोड है जिसको बनना है, जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाता है। जब वो रोड बन जाएगा तो आपकी ग्रीन बेल्ट भी बन जाएगी। और ये आपका जो बिल्डर्स के बड़े बड़े जो ढेर लगे हुए हैं मटेरियल के, इससे होने वाले पॉल्यूशन से सेक्टर 2 के वासियों को छुटकारा मिल जाएगा। अगला एक मुद्दा बहुत बर्निंग है, अभी करंट भी है, कि सेक्टर 2 और सेक्टर 6 के बीच का जो डिवाइडर रोड है,
यहां पे सेक्टर 2 की ग्रीन बेल्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यहां पे जब बारिश होती है तो पानी बैकफायर करता है और ग्रीन बेल्ट में पूरी तरह से भर जाता है। और यहाँ पे रहने वाले जो व्यक्ति हैं, खासकर जैसे सेक्टर 1 से 20 तक और इसके बैक में 21 से 40-42 तक, ये बिल्कुल तालाब का रूप धारण कर लेते हैं, एक टापू जैसे दिखाई देते हैं। वो बदबूदार सीवेज का और ठहरा हुआ पानी इन लोगों के घरों में घुसता है और यहाँ पे इनका जीना दूभर हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, इसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगली एक समस्या है, वो है आपकी स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी अगर गहराई में जाएं आप, तो जब इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म्स कंडीशंस होती हैं कि ये आप इंस्टॉल करेंगे लाइटें, उनकी रेट वगैरह भी आप डिपार्टमेंट कमेटी को सप्लाई किए जाते हैं और बाद में उनकी रख रखाव के लिए लगभग 3 साल तक उनकी रख रखाव की जिम्मेवारी उसी कंपनी की होती है जो कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ये लाइटें इंस्टॉल करता है। लेकिन बड़े अचंभे की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि डिपार्टमेंट एक बार बहुत ही घटिया किस्म की लाइटें यहां पे इंस्टॉल कर देता है। कई बार ऐसा हुआ है कि लाइट इंस्टॉल की है, लंबी रिक्वेस्ट के बाद, लंबी जदोजहद के बाद इंस्टॉल की, नेक्स्ट डे फ्यूज हो जाती है, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं होता है। उसके बाद आपकी जो इलेक्टेड बॉडी है, जिसको आप RWA बोलते हैं, जो आपके वेलफेयर के लिए बनी हुई है रेजिडेंट्स के, अच्छा वो बेचारे अपने लेवल पे इसके एक तरह से यूं लगाओ कि जैसे कोई एहसान कर दिया उस कंपनी ने रेजिडेंट्स के ऊपर, कोई लिखा पढ़ी करके उनको पेनल्टी इंपोज की जाए, उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट की जाए। इस तरीके के बजाय वो अपने लेवल पे इसको ठीक करने में एक मजदूर तरह लगे रहते हैं, जो एक हेल्दी तरीका नहीं है। तो साथियों, ये समस्याएं थी आपकी सेक्टर 2 की। कुछ समस्या रह भी गई होंगी, बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। वो लिस्ट है अपने पास, उसमें से देखिए। हाँ, ये एक लिस्ट में मेरे पास स्ट्रीट लाइट भी होगी है और ये आपका लगभग सारे मुद्दे हो गए हैं। एक रोड की बात बच गई है। रोड की कोई कारपेटिंग या पूरा रोड दोबारा बनाना, शायद कोई भी व्यक्ति यहाँ से 2005-6 से रह रहा हो, जब से इस सेक्टर का जन्म हुआ है, किसी ने शुरू में छोड़ के उसके बाद नहीं देखा होगा। अब हालात ये है कि आपको अंदाजा नहीं होता कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड बना हुआ है। अब वाहन चालक अपनी गाड़ियों को कोशिश करते हैं कि सेक्टर के रोड को अवॉइड करें, दूसरे किसी पब्लिक रोड को लेके वो अपना शहर में जाते हैं या लेफ्ट राइट जाते हैं। बहुत बुरा हाल है सेक्टर के रोडों का, इसकी तरफ भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। तो साथियों, ये मुद्दे हैं, इनका बार बार जिक्र क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी आपका चुनाव होना है। 2 साल पहले भी चुनाव हुआ था, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से अब की बार होने जा रहा है। 2020 में फिलहाल जो आपकी RWA की जो बॉडी बनी हुई है, इसमें एक ही पद के लिए चुनाव होता है, मतदान होता है, वो प्रेसिडेंट प्रधान का पद। 2020 में भी हमें याद है, सारी समस्या एज इट इज युग यूं थी, आज भी एज इट इज है, युग यूं है, बल्कि और कुछ नई समस्याओं ने जन्म लिया है। ये बहुत सोचने का मुद्दा है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका अधिकार है ये। आप सोच समझ के, बिना किसी दबाव में, बिना किसी लालच में, बिना किसी प्रलोभन में आके ये मतदान करें, ताकि ऐसा कैंडिडेट, ऐसी आपकी एक स्ट्रॉन्ग RWA आप इलेक्ट करें जो आपकी फिलहाल जो समस्या है इनका उन्मूलन हो, इनको अप्रूव किया जाए, इनको समाप्त किया जाए। और इसका तरीका भी एक प्रॉपर पढ़ी लिखी क्लास जो करती है, लिख के पढ़ के या कोई डेलीगेट्स प्रॉपर टेबल टॉक करके, कंसर्न जो अधिकारी उन पर दबाव बना के सारी कोई समस्या है वो RTI के तहत उनकी जानकारी प्राप्त करके, उनकी शिकायत करके
उनको नतमस्तक करके समाधान किया जाए, ना कि रिक्वेस्ट करके। रिक्वेस्ट तो एक आदमी भी अपनी कर सकता है, फिर इतनी बड़ी RWA, लगभग 900 वोट, 875-76 वोट, 876 परिवार, एक परिवार में हम औसतन 4 का भी अगर अंदाजा लगाएं तो 3500-3600 व्यक्ति होते हैं। तो 3500 लोगों का सेक्टर, पढ़े लिखे लोगों का सेक्टर, जहां पे लगभग कई जगह 75,000 और लाख रुपए गज का रेट है। इस तरह की पौज कॉलोनी के रेजिडेंट, जिसको वे लोग सब 2 तारीख को अपना प्रेसिडेंट चुनेंगे। तो ये जो मुद्दे हैं, ये कितने बर्निंग हैं, कितने पेचीदा हैं, कितने परेशान करते हैं, कितने रोजाना के जीवन को डिस्टर्ब करते हैं, इसके समाधान के लिए मैं मानता हूं कि वर्तमान RWA की बस की बात नहीं है। हम यह कहते नहीं, कोशिश भी की होगी तो फिर तरीका ठीक नहीं रहा होगा, या कोशिश नहीं की है तो समाधान करना नहीं जानते थे। तो आप, मेरा निवेदन है कि सोच समझ के मतदान करें, एक अच्छा RWA बनाएं, ताकि अगले 2024 में फिर दोबारा इसी तरह से हम मिलें तो इन मुद्दों में से ज्यादातर मुद्दे ना मिलें, और कोई नई बात, जिस तरह से समाज का विकास हो रहा है, कहीं CCTV कैमरे लगने हैं, कहीं आपके हेल्थ क्लब बनने हैं, कहीं आपकी डिस्पेंसरी बननी है, कोई नई नई बातें, विकास की नई बात है, उन मुद्दों पे बात करें हम। धन्यवाद। पहले बेसिक चीजें सुधर जाएं, फिर तो बात CCTV पे जाएगी। क्योंकि जब आपकी मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत ज़रूरतें, जिनसे कि आपका जीवन यापन बाधित होता है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसे कि दहिया साहब ने कहा कि आपके पानी की समस्या है, आपकी ग्रीन बेल्ट की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, रोड की समस्या है। क्योंकि आज का दौर जो है वो बहुत ही भागता दौड़ता दौर है। वहाँ पे आपके पास समय नहीं होता, आप ट्रैवल करते हैं बाइक से, कार से, किसी भी तरीके से ट्रैवल करते हैं, और जब आपके सामने रोड नहीं सही है, ये हमारे जीवन में भी अप्लाई होता है कि हमें अपना जीवन यापन करना है, अगर हमारी बुनियाद सही नहीं है या जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता ही सही नहीं है, तो हम अपनी मंजिल पे समय से नहीं पहुंच सकते। जाहिर सी बात है कि नहीं पहुंच सकते। और रोड अगर ख़राब है तो बहुत बाधाएं आएगी, हो सकता है कि आपको चोट लग जाए, आपकी जो आपका व्हीकल या आपकी जो गाड़ी है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक जो मुद्दा अछूता रह गया, जिस पे कि मैंने भी पर्सनली काम किया था, मैंने भी उसकी रिपोर्टिंग की थी, उसकी कवरेज की थी, वो है सेक्टर 2 की कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा। सेक्टर 2 की कम्युनिटी सेंटर जो है वो बहुत ही अछूती है, बहुत ही असहाय स्थिति में है, लावार स्थिति में है, जैसे कि उसके साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है। तो हमने इसको मुद्दों को भी लिस्ट किया था उसमें, और दहिया साहब उनके बारे में 2 लाइनें और बोलेंगे, फिर उसके बाद हम और मुद्दों पे थोड़ी सी गहन चर्चा करेंगे। मुकेश जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मुद्दा, वो आपका कम्युनिटी सेंटर, इसका जिक्र किया। पहले भी आपने सेक्टर के एक प्रबुद्ध व्यक्ति राजकुमार अरोड़ा जी ने और मुकेश जी ने एक वीडियो डाली थी, उसमें काफी जानकारी साझा की गई। साथियों, ये जो आपकी कम्युनिटी सेंटर का जो खेल है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मैंने HSVP के कंसर्न अधिकारियों से अभी जानने की कोशिश की थी। ये लगभग 1.5 एकड़ जमीन, यानी 7,500 गज में कम्युनिटी सेंटर, और इतनी ही जमीन और हेल्थ सेंटर के नाम से लगभग 3 एकड़ जमीन। 3 एकड़ जमीन का मतलब यह हो गया कि 15,000 गज, 15,000 वर्ग गज जगह है जो ये बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है। तो इस कम्युनिटी सेंटर के हम 2 पहलुओं पे बात करेंगे। पहला पहलू जो आपको फाइनेंशियली इफेक्ट करता है, वो कैसे? इन्हांसमेंट का मुद्दा। हर एक सेक्टर वासी के ऊपर लगभग 250 गज के प्लॉट का जो ओनर है, उस पे 3 लाख के आसपास का भी एक दूसरा इन्हांसमेंट की किस्त
की तलवार लटकी हुई है। बार बार सरकार के सामने जब हम अपना पक्ष रखते हैं तो हम कहते हैं कि जो सरकारी जगह हैं, रोड हैं, पार्क हैं, पुलिस स्टेशन हैं, आपकी नर्सरीज हैं, इन सब का भी जो एनहांसमेंट है वो रेजिडेंट के ऊपर डालते हैं आप। ये एनहांसमेंट बार बार वर्ड आ रहा है, मैं हालांकि मुझे भी नहीं पता है कि एनहांसमेंट क्या है। थोड़े संक्षेप में बताएं, अगर हमारे दर्शक जिनको कि नहीं पता हो या क्लैरिटी नहीं हो, उनको क्लैरिटी भी हो जाएगी। ये मुकेश जी ऐसा होता है कि जिस टाइम जमीन को एक्वायर किया जाता है जमींदार से जी उस टाइम का हुड्डा डिपार्टमेंट, आज का एचएसवीपी डिपार्टमेंट, जी ये उनको मुआवजा देता है ओके उस वक्त का जो इनका सर्कल रेट होता है। जी उसके बाद जमींदार कोर्ट में चले जाते हैं हम्म, और वहां की जो मार्केट वैल्यू जमीन की, हम्म, उन सभी पहलुओं की बारीकी से जो है जांच पड़ताल करके उनका मुआवजा बढ़ा दिया जाता है। और वो मुआवजा जो बढ़ा हुआ जो राशि है वो यहाँ के जो रेजिडेंट है इनके ऊपर डाल दिया जाता है। ओके, तो इनसे हालांकि वसूला जाता है। ये जो आपका बढ़ा हुआ जो मुआवजा है, जो ये अमाउंट है, इस पे देखिए, इस पे भी एक डिफरेंट इश्यूज बनते हैं। आपने डिपार्टमेंट से एक प्लॉट लिया, जी उसकी तय जो रेट है वो उसकी पेमेंट कर दिया आपने। जी उसके बाद आपके ऊपर ये अननेसेसरी सा आपको लगता है, मैंने लिया, मैंने इसको आपको जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। मैंने कुछ प्रॉफिट भी ले लिया है, व्यापार भी कर लिया इसमें, वो जुर्माना आप लोग के ऊपर लग गया है। तो ये कोई ठीक नीति ठीक नहीं है। जो भी रेट आना है, जो भी संभावना है, प्रॉपर शुरू में जमींदार को जो रेट बनता है वो रेट दें। बार बार क्यों किसी को परेशान किया जाए। चलो इस मुद्दे पे हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। मुद्दा ये कम्युनिटी सेंटर का इस इश्यू से जुड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि ये दोनों के मिला के हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर के 3 एकड़ के आसपास जमीन है, लगभग 15,000 गज, जिसकी 1 अरब और 70 करोड़ रुपए, अच्छा, इतना अमाउंट है। यानी 170 करोड़ रुपए अमाउंट बनती है एनाउंसमेंट की। तो ये जो अमाउंट है 170 करोड़ रुपए, इसको सभी 2700 जो लोग हैं, 2700 जो प्लॉट होल्डर्स हैं, उन सभी को ये जुर्माना देना है एनाउंसमेंट के नाम से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कम्युनिटी सेंटर आपका अपना है क्योंकि पेनल्टी आपको लगी है, हक हुआ आपका, आपने ये सब फैसिलिटी दे के प्लॉट लिया था। इसके बाद ये कम्युनिटी सेंटर था कम्युनिटी के लिए, ताकि कम्युनिटी के जो लोग हैं, यहाँ के समुदाय के लोग हैं, वो जो वर्द लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, वो यहाँ पे सुबह शाम बैठे, अखबार पढ़ें, कुछ डिस्कशंस करें, अपना टाइम पास करें। छोटे मोटे फंक्शंस हैं, किसी का कोई परिवार में कोई बर्थडे है और कोई खुशी है, कोई ब्याह सगाई का कोई प्रोग्राम है, सब लोग इतने साहूकार नहीं है कि जो बड़े बड़ी वाटिका होटल बुक करेंगे शादियों के लिए। मिडिल क्लास के लोग और बिलो मिडिल क्लास के लोग भी हैं, वो अपना फंक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, उनका अधिकार भी है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, इस तरह के जो राष्ट्रीय दिवस हैं उन पे छोटे मोटे कोई आयोजन किए जाएं, कंपटीशन किया जाए, वर्ग व्यक्तियों के लिए जैसे म्यूजिक चेयर रेस इस तरह की जाए, टीटी का गेम की करवाया जा सकता है, बैडमिंटन का गेम किया करवाया जा सकता है, और छोटे बच्चे हैं उनकी छोटी छोटी रेसेस कराई जा सकती है, उनके गेम कराए जा सकते हैं। तो इस तरह से इसको बहुत ही ब्यूटीफुल, शानदार बनाया जा सकता है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आज आप वीडियो में देखेंगे कि कम्युनिटी सेंटर जो बिल्डिंग है, इसका ना कोई दरवाजा ठीक है, ना ही कोई शीशा ठीक है, ना कोई खिड़की ठीक है। आप जो इसकी किचन का एरिया है, पेंट्री का एरिया है, उसको पहचान नहीं सकते ये कोई सिंपल स्टोर है या पेंट्री है। ना उसमें कोई वॉश बेसिन है, ना कोई टूटी है, ना कोई शेल्फ ठीक है। आपका वॉशरूम टॉयलेट्स की देखेंगे, कोई सीट ठीक नहीं है, कोई टूटी ठीक नहीं है,
वो एक गंदी चीजों का एक ढेर का समूह बनाया हुआ वहां पे। कोई पंखा ठीक नहीं है, कोई कमरे में बैठने की जगह नहीं है। वहां 4 व्यक्ति बैठ के किसी मुद्दे पर डिस्कस नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में चोरों का एक आराम करने की एक सुरक्षित जगह बनी हुई है वो। जबकि आप वीडियो में देखेंगे बहुत शानदार बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं हमारे वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा जी का, हमारे वर्तमान विधायक राजेंद्र जून जी का, हमारे पूर्व विधायक नरेश कौशिक जी का, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन शीला राठी जी का। इतने सारे बोर्ड लगने के अंदर कंपटीशन लगे हुए हैं, 3-3 बोर्ड, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, काम के नाम पे कुछ नहीं। जब हमने डिपार्टमेंट से नगर परिषद, इससे पहले फिलहाल जो वर्तमान में नगर परिषद, इससे पहले अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि हमने सुना है कि इसका बजट ये पास कर दिया है और बजट के पैसे आपने लगा भी दिए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड काम तो कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि बजट पास हुआ, बजट का पैसा लगा, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ है। कोई व्यक्ति अंधा नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है। आटे में नमक वारा तो चलता है कहते हैं लोग, हालांकि गलत वो भी है, लेकिन नमक में आटा कैसे संभव है? मैंने खुद आरटीआई जो एक हमारा प्रजातांत्रिक हथियार है, आरटीआई से मैंने ये जानकारी हासिल की। पहले अधिकारियों ने और कंसर्न जो कर्मचारी है उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, उसको समझाया गया, बताया गया कि कंटेम्प्ट कोर्ट है, उसने मुझे जवाब दिया। उस आरटीआई में एग्जैक्ट 20,49,000 रुपए का बजट इस पे खर्च बताया। डिटेल मांगी गई तो एक्सपर्ट से हमने, जो टेक्निकल जो लोग हैं, उनकी मीटिंग बुला के डिस्कस किया गया, जो बिल्कुल दूर दूर से कहीं मेल नहीं खाता था। फिर अधिकारियों से मिले, उन्होंने बताया जी बजट तो पास हो गया है, पेपर्स में पैसे खर्च भी हो गए हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने थोड़े ही पैसे खर्च किए, अभी 7 लाख 8 लाख रुपए। बाकी पैसे हम खर्च करेंगे, आपके इसकी जो बिल्डिंग है, जो भवन है, ये इसको बिल्कुल हम ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन ये बात लंबे समय की है, 1.5 साल 2 साल पहले की। वही टाल मटोल का तरीका, वो सारा पैसा लगभग 20 लाख रुपए, उसमें छोड़ के 2-3 लाख रुपए, कोई भी एक्सपर्ट्स लोग, कोई भी एजेंसी इसका इंक्वायरी कर सकती है, देख सकती है इसको। वो सारा का सारा गोलमाल जो है, वो कंसर्न जो है, वो किन लोगों की जेब में गया, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इस तरह से आपके पैसे पे डाका डाला जा रहा है, तो मैं मानता हूं कि इस चोरी में वर्तमान की आरडब्ल्यूए ये कहीं अगर भागीदारी नहीं है, तो उनकी जो चोरी की है, उन्होंने जो बेईमाना किया है, आपकी जेब पे डाका डाला है, तो यहां पे आंखें बंद जरूर रखिए। और ये सरासर यहां के रेजिडेंट के लिए बहुत बड़ा धोखा है। एक इलेक्टेड एक बंदा किस तरह से आंख बंद करके इतनी बड़े बड़े जो घपले हो रहे हैं, जो घोटाले हो रहे हैं, आंख बंद करके बैठ सकता है? एक बार भी कोशिश नहीं की। बार बार जिक्र आता है, कोशिश की, अखबार में दे बताए लोगों को, बार बार लोग क्वेश्चन उठाते हैं क्या किया, क्योंकि सारी मीटिंगें हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग वो इसी टूटे फूटे इस बिल्डिंग में ही होती है। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं। तो ये मुद्दा हमने वर्तमान में जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो मैनिफेस्टो है, उसमें सबसे ऊपर रखने के लिए अपील की थी। सबसे प्रायोरिटी पे मुद्दा रहेगा, तो कौन इसको ठीक करा सकता है?
इसमें वर्तमान का आरडब्ल्यूए का जो चांस की बात है उसका जवाब कोई नहीं बनता है, क्योंकि 2 साल चले गए हैं और तो इसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि चांस दिया गया उनको, बार बार चांस दिए जा सकते। हाँ, दूसरा कैंडिडेट पहले भी उसने आरडब्ल्यू में काम किया है, संभावनाएं हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इस मुद्दे की उन्मूलन जो है वो बदला हुआ नया स्ट्रॉन्ग आपके वोट के द्वारा आरडब्ल्यू कर सकता है, तो इन मुद्दों के आधार पर आप 2 तारीख को मतदान करें और अपने सुनहरे अगले 2 साल के लिए एक बहुत ही सशक्त आरडब्ल्यूए का गठन हो, इस सोच से आप मतदान करें। किसी व्यक्ति विशेष, किसी यारे प्यारे रिश्तेदार, दाब दबाव, लो प्रलोभन, इससे ऊपर उठे जरा आप लोग, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मुद्दों के आधार पे, कोशिशों के आधार पे, कैंडिडेट की कैपेबिलिटी के आधार पर, क्या कैपेबिलिटी उसकी, लिखना पढ़ना, टेबल टॉक में एक्सपर्ट्स, बहुत सारे काम होते हैं, तरीके होते हैं काम करवाने के। ये सभी मुद्दे ध्यान में रख के मतदान करें। धन्यवाद जी। दहिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और दहिया साहब ने बहुत ही ज़रूरी इशू के बारे में चर्चा की, जो कि कम्युनिटी सेंटर की एक अहमियत होती है, जो हमने पुराने वीडियो में भी बताया है। वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है। मैं वैसे थोड़ा बाद में करेक्ट कर दूं, वो एक थोड़ी कैलकुलेशन का मुद्दा, वो जो कैलकुलेशन मैंने जो 1 अरब 80 करोड़, वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। अच्छा, ठीक है। जीरो बहुत सारी लगी हुई थी जी। इतनी सारी जीरो में 1-2 जीरो की जो है वो मिस्टेक से उसको करेक्ट कर ले जरा। और 2700 रेजिडेंट हैं, 7 रेजिडेंट हैं, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 6,666 रुपए एवरेज। बड़े प्लॉट वालों को ज्यादा, छोटे वालों को कम, बस एवरेज ही निकालेंगे हम जी। तो लगभग 6,500 रुपए हर एक रेजिडेंट को एनहांसमेंट की जब हम किस्त देंगे तो 6,500 रुपए ये है इस कम्युनिटी सेंटर के नाम पे, जो हम सरकार में जमा कराएंगे। बहुत धन्यवाद मुकेश जी। बिल्कुल सर, धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। और इस वीडियो का धन्यवाद जी। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि किसी के काम की है, ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे और लोगों को ज़रूर शेयर करें। तभी हमारा ये वीडियो बनाना, ये वक्त लगाना, समय लगाना, ये मेहनत करना, ये सफल हो पाएगा। हमारे जो चैनल हैं उनके लिंक भी दिए हुए हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। आज का मुद्दा है RWA सेक्टर 2 बहादुरगढ़। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और दहिया साहब ने बहुत ही ज़रूरी इशू के बारे में चर्चा की। कम्युनिटी सेंटर आपके लिए एक सहूलियत होती है, जैसे आपके लिए पार्क एक सहूलियत होती है, वैसे ही कम्युनिटी सेंटर भी सहूलियत होती है। पार्क में बच्चों के खेलने के लिए, आपके इवनिंग वॉक के लिए या किसी भी तरीके के लिए एक सुविधा होती है, जो कि आपको एक सुखमय, शांति भरा एक वातावरण प्रदान करती है। कम्युनिटी सेंटर आपकी छोटी मोटी ज़रूरतें, जैसे कि ये दहिया साहब ने बताया कि बर्थडे पार्टी है, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, किसी भी तरीके के, और उसके लिए गवर्नमेंट आपसे फीस लेती है, किसी भी तरीके से ले रही हो चाहे, लेकिन उसको उसकी रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना। जैसे रोड है, रोड पे आप चलते हो, रोड नया बना, अच्छा बना, लेकिन गड्ढे आ गए। अब उन गड्ढों पे आप गाड़ी चला रहे हो तो आपकी गाड़ी खराब हो रही है। गड्ढों के बारे में आप क्यों नहीं बोलते हैं? कम्युनिटी सेंटर भी एक चीज़ है। जैसे सेक्टर 2 में जिसकी जैसी हालत है, तो मैंने देखी थी, तो वहाँ पे पंखे तो है ही नहीं, पंखों के जो फ्लैप्स हैं वो गिरे हुए हैं, पुट्टी गिरी हुई है, उसकी दरवाजों की खिड़कियाँ और दरवाजे के जो दरवाजों की खिड़कियाँ, दरवाजों के जो शीशे हैं वो टूटे हुए हैं। बहुत ही बदतर हालत है। मतलब आप अगर उसको देखें तो वो एक अबैंडन्ड प्लेस लगता है। अबैंडन्ड प्लेस है भी क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई जाता नहीं है, किसी भी तरीके की शादी फंक्शन नहीं होती है, किसी भी तरीके का बर्थडे पार्टी, किसी भी तरीके का ओकेजन वहाँ पे नहीं है, और ना होने की वजह से वो अबैंडन्ड है, मतलब वो डिफ़ॉल्ट अबैंडन्ड है। उसके लिए जो लोग ज़िम्मेदार हैं, उन लोगों ने पैसा खर्च किया। पैसा कहाँ से खर्च किया? उन्होंने अपनी जेब में से तो नहीं किया। पैसा कहाँ से आता है? सरकारों के पास कहाँ से आता है पैसा? वो आता है आपके टैक्स से।
यानी आप जो मेहनत करते हो, आप जो कमाई करते हो, आप जो खून पसीना बहाते हो, उसके पैसे से, आपकी सैलरी से, आपके बिज़नेस के जो टैक्स है, उससे नेताओं या फिर जो सरकार होती है, चाहे जो बॉडी होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, उनको पैसा जाता है या उनको बजट जाता है, उनकी सैलरी जाती है। और आपका पैसा इस तरीके से वेस्ट होता है, आपको दिखा, और आप उसको देख रहे हैं। रोड खराब है, आप उस पे रोड पे चलने का टैक्स देते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, कई टैक्स देते हैं, लेकिन रोड खराब है तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। तो आप चुप क्यों बैठे हैं? हमारा लोगों की बेहतरी के लिए कुछ मुद्दों को बताना भी ज़रूरत हमारी महसूस होती है। करंट में समस्याएँ क्या हैं, किस वजह से हैं, उसके क्या समाधान हो सकते हैं, लेकिन इन सब कोशिशों को करने का कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप मूक बने बैठे रहते हैं। अगर आप मूक बने बैठे रहेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे, आपके पास वक़्त नहीं है, समय नहीं है, आप अपना समय या तो मोबाइल में आप सोशल मीडिया पे चैट करते हुए, इंटरनेट सर्फिंग करते हुए, टीवी देखते हुए, क्रिकेट मैच देखते हुए अगर आप बिताते हैं, तो आपकी रोड जो है वो वैसे ही रहनी है, रोड के गड्ढे वैसे रहने हैं, लाइट की समस्या वैसे रहनी है, पानी की समस्या वैसे रहनी है, आपका कम्युनिटी सेंटर वैसे ही रहना है और सारी चीज़ वैसे ही रहनी है। एक हमारा मुद्दा जिस पे हमने पुराने समय में बातचीत की थी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी आजकल मूलभूत सुविधाओं में आती है। अगर बिजली नहीं है तो आपका सब कुछ रुक जाता है, आपकी ज़िंदगी रुक सी जाती है। उसके बारे में हमने ज़िक्र किया था। उसके बारे में कुछ आंकड़े हमारे पास आए थे कि आप पे अननेसेसरी बर्डन डाला जाता है। डिस्कशन हुई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम क्या है? क्यों? रीडर होते हुए रीडिंग नहीं लेते हैं, फिर एवरेज के हिसाब से बिल आता है, फिर आप पे करते हैं, पे करने के बाद भी आपको सरचार्ज देना पड़ता है, कई ड्यूटीज़ देनी पड़ती है, म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, जो कि आपको उसका कोई इस पे वास्ता नहीं है, मतलब नहीं है। आपका 2 महीने में बिल आता है, जिससे कि आपकी रीडिंग नेक्स्ट स्लैब में चली जाती है और आप हायर दरों पे, ज़्यादा दरों पे आप इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं। फिर ये होता है कि हर चीज़ का बिल 1 महीने में आता है, आपको 2 महीने में दिया जाता है। हालाँकि हम लोग एक ग्रीवियंस सेल की मीटिंग थी, उसमें गए थे, उसमें हमने इस मुद्दे को एस्केलेट किया, तो जो ऑफ़िसर थे उन्होंने बताया कि ये तो सरकार की तरफ से हिदायत है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते सरकार। तो आपकी हरियाणा सरकार ही इस तरीके से कर रही है। दिल्ली में बिजली का बिल 1 महीने में आता है और ज़्यादातर शहरों में, ज़्यादातर स्टेट में बिजली का बिल 1 महीने का आता है, तो आपके पास 2 महीने का क्यों आता है? फिर कई सारी चीज़ें थी, उस पे हमने डिस्कशन किया था और ये भी एक मुद्दा है, जुड़ा हुआ है आपकी उससे। दूसरी बात जो लास्ट में कंक्लूड करने के लिए है कि जैसे सर ने बताया कि ये समस्याएँ आपके लिए हैं, आपके द्वारा ही हैं। आरडब्ल्यूए का जो इलेक्शन होता है, जिसको कि आप प्रतिनिधि को चुनते हो, वो इन काम कराने वो इन सब कामों को कराने में सक्षम है या नहीं है, कैसे आपको पता लगेगा? लोगों को कोई फोरटेलिंग नहीं आती, या कोई लोग जो होते हैं वो कोई चीज़ें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो एक मैनिफेस्टो होता है। मैनिफेस्टो क्या होता है कि भई जो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, वो आगे आने वाले समय में क्या-क्या काम करेगा, उसका एक ब्यौरा होता है। मैनिफेस्टो की आपके पास प्रति होनी चाहिए और फिर आपको वो क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर वो काम नहीं हो रहा है, निर्धारित समय में नहीं हो रहा है, तो आपको पूछना चाहिए। हम लोगों के वीडियो बनाने से, आपको मुद्दे उजागर करने से बात नहीं बनेगी, जब तक कि आप उसके लिए जागरूक नहीं होती हैं। शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा और उसके लिए आपको सक्षम भी होना पड़ेगा, ताकि आप वो सवाल उठाएँ। एक व्यक्ति से नहीं, एक संगठन से ये बात बनेगी। तो आरडब्ल्यूए का जो इलेक्शन होता है, उसमें सही प्रतिनिधि चुनने के लिए सबसे पहले आप उसका पास्ट रिकॉर्ड देखें कि पास्ट में क्या उसकी छवि ठीक रही है, तो वो आगे काम कर पाएगा। अगर पास्ट में उसकी छवि सही नहीं रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो काम नहीं कर पाएगा। मैनिफेस्टो देखिए, उसके हिसाब से इलेक्शन देखिए और उसके हिसाब से आप सही व्यक्ति को वोट कीजिए। अगर आपको सही व्यक्ति नहीं मिलता है, तो बेशक आप वोट मत कीजिए। मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है। 500 वोट हैं या 1000 वोट हैं, 1000 वोट में से अगर 10 वोट ही पड़ती है, 900 वोट खाली जाती है, अगर आपको सही व्यक्ति नहीं मिलता, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिर आप इसको सोशल मीडिया पे एस्केलेट कर सकते हैं, ज़रूर पूछा जाएगा। मेरे हिसाब से आज कहने के लिए मेरे पास इतना ही है और बाकी चीज़ें तो समाप्त कर दी। और सारी सी प्रॉब्लम है, जैसे छोटी-मोटी मैं लास्ट में चलते-चलते बता देता हूँ कि पानी की प्रॉब्लम क्या है, कि पानी नहीं आता है, अनटाइमली आता है, बस यही प्रॉब्लम है।
बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ी होती है। इस पे सेपरेट वीडियो अलग से बनेगी ताकि आपको पता चले। अब जैसे पानी आपके पास गंदा है, उससे क्या प्रॉब्लम हुई? पीने के लिए वो हेल्थ के लिए बेनिफिट नहीं हुआ। आप उससे कपड़े नहीं धो सकते, नहा नहीं सकते, आप उसको पी नहीं सकते। फिर टाइम से नहीं आया, अपर्याप्त मात्रा में आपके पास पानी आया, तो फिर उससे आपके रोज़मर्रा के काम में दिक्कत हुई। तो ये कई सारी दिक्कतें हैं। सीवेज की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या होता है, आपके घरों के बाहर खड़ा पानी हो जाता है, आने-जाने में प्रॉब्लम होती है। आपके पास अगर कोई रिश्तेदार आ रहा है, वो देख रहा है कि पानी खड़ा है, तो वो क्या कहेगा, आप कैसी जगह में रह रहे हो? तो एक शर्मिंदगी की चीज़ भी होती है। सर ने बोला कि बड़े शर्म से कहना पड़ा है। ये शर्म से क्यों कहना पड़ रहा है? हमें शर्म से कहना ना पड़े, इसके लिए आप सही व्यक्ति चुनें। तो वही था कि भई सर ने जैसा ज़िक्र किया, मैं साथ में नोट कर रहा था कुछ पॉइंट्स कि स्ट्रीट लाइट खराब है और आप कहने नहीं जा रहे हैं, आप खुद ही ठीक करा रहे हैं, कुछ लोग मिलके ठीक करा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी जो सुविधाएँ हैं, अपने आस-पास की जो दिक्कतें हैं, उसका समाधान आप खुद निकाल रहे हैं। लेकिन अगर आप निकाल रहे हैं तो फिर आरडब्ल्यूए क्यों है? अगर आप खुद ही लाइट ठीक कर रहे हैं तो फिर आरडब्ल्यूए को बनाना, आरडब्ल्यूए के लिए इलेक्शन करना या उसके लिए वोट करना, फिर तो आपने एक आरडब्ल्यूए का मज़ाक बना दिया। आप ही खुद मज़ाक बना रहे हैं आरडब्ल्यूए का। आरडब्ल्यूए किस लिए है? आपके काम कराने के लिए। तो आरडब्ल्यूए पे दबाव बनाया जाए, उस काम को जल्दी से जल्दी कराया जाए। कोई एक व्यक्ति नहीं है, 2700 अगर घर हैं, तो 2700 घरों में से अगर 50% भी, 25% भी अगर करते हैं, 500 लोगों का दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है। 500-600 लोगों का दबाव बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, पढ़े लिखे लोग हैं जी सारे, जी। ऑफिसर्स हैं, वर्किंग हैं, कुछ रिटायर्ड लोग हैं। अगर एक प्रतिनिधि के पास एक व्यक्ति जाता है, तो हो सकता है कि वो उसकी बातों को खारिज करते हैं। 2 व्यक्ति जाएँ, 3 व्यक्ति जाएँ, 50, 100, 50, 150, 200, 500, 600 लोग अगर जाएँ, तो एक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं होगा कि जो 600 लोगों के कहने पे भी वो काम ना करे। वैसे मुकेश जी देखा जाए तो अभी जो हमारा प्रधान जो इलेक्ट होगा जी, वो हमें अब 882 हैं, कुछ लोगों की वोट नहीं बनी थी, किसी कारण से रह गई होंगी वो। हालांकि ये आरडब्ल्यूए का जो चुनाव आता है तो बहुत सक्रिय हो जाते हैं लोग। ये सारा साल प्रोसेस चलनी चाहिए। कौन नया आदमी आया है, ये उसको सिर्फ आरडब्ल्यूए के लिए नहीं है। आरडब्ल्यूए से उसको परिचित कराएं। बहुत जी, सारे लोगों को मालूम ही नहीं आरडब्ल्यूए है जी, सेक्टर में जी, कोई जी। फंक्शन कर रही है। तो इतना स्ट्रॉन्ग आदमी होना चाहिए, उसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि तेरे पीछे जो है इतने ये 882 क्या कुछ घर रह गए होंगे, 900 के आसपास घर पक्का बने होंगे, कुछ घर बनने लग रहे हैं, कुछ बन जाएंगे, जी, कि 900 परिवार का प्रतिनिधि कर रहे हैं। भी। जब आप टेबल टॉक करते हैं तो इस विश्वास से आप बात करें। अगला कोई कितना बड़ा भी अधिकारी क्यों ना हो, वो सरकार का नौकर है, उसको चेहरे पे इसलिए ही बैठा गया है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करे। वो तनख्वाह भी आपने जिक्र किया, वो आपका जो टैक्स देते हैं उसी में से जाता है, सभी को ऐसे दिया जाता है तनख्वाह भी। कोई ऐसे नहीं है कि वो अपना कोई प्रिंटिंग प्रेस अलग रखा के और अपना जो है पैसे जो छाप लेता होगा। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मतलब प्रधान बने, ये पता लगे भी सेक्टर 2 का आरडब्ल्यूए का प्रधान आया हुआ है। इतनी ताकत हो कि ठोकर के दरवाजे से अगला अधिकारी का दरवाजा खोले ना, इनके बाहर बेंच पे बैठ के आम आदमी की तरह से उसके अंदर आने की परमिशन का इंतजार करे। बिल्कुल। उसमें आम आदमी जाता है, कोई वो आम आदमी अंदर अधिकारी के पास घुस जाता है। कई बार देखा हमने, यहाँ पे एचएसबी के ऑफिस में जाते हैं, यहाँ पे बड़े अधिकारी, स्टेट ऑफिसर है, एक एक्शन है, 2 ही बड़े अधिकारी हैं। एचएसबीपी इतना बड़ा आदमी होता है, जो कि आप जानते हैं रोजाना कितने सारे कोई भी काम यहाँ पे बिना शब्द के नहीं होते हैं आमतौर पे। अच्छा, वहाँ पे जो है इलेक्टेड लोग बाहर खड़े हैं, वेट करते हैं अपनी पारी का। आम आदमी जाता है वहां अंदर घुस के अपना बात करके जो भी उसने करनी वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या, इंडिविजुअल नहीं, वो अपना रिप्रेजेंट करता है, अपनी टीम को लेके जाए पूरी जाके। और पहले अगर बस इतना ही पता करे टेलीफोन करके, इज प्रेजेंट और नॉट। यदि वो ऑफिस में बैठा है तो सीधा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप प्रतिनिधि हैं, आप 900 घरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, जाए, उसको भी तैयार फोन करते हो जाना चाहिए कि भाई प्रधान जी आने लग रहे हैं, वो कोई समस्या जो भी है बैठ के प्रॉपर आपको ड्यू रिस्पेक्ट मिले। वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी तो सभी सेक्टर वासियों को मिलेगी। जाएगी वो रिस्पेक्ट मिलेगी तो वो उसके दिमाग में कोई बात भी होगी, भाई समस्या को लेके आए हैं, आपकी समस्या का समाधान भी होगा, तभी बात बनेगी। समस्या का जाके एक बात को लेके आपकी ना हिम्मत है, ना आप कह पा रहे हैं, ना आप लिख पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना कोई अखबार में कोई बात आ रही है, ऐसे थोड़ी कोई समाधान होता है। इंडिविजुअल भी करा सकता है एक आदमी। बिल्कुल सही बात। इसमें एक छोटी सी मैं बात इंक्लूड करना चाहूँगा, ये पूरे देश के या पूरे वर्ल्ड के
हालांकि पूरे वर्ल्ड में नहीं, हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम है। कोई भी फंक्शन होता है, शादी होता है, जगराते होते हैं, कई सारी चीज़ों पे मैंने फेस किया है। आज मैंने पर्सनली फेस किया जब मैं सेक्टर 6 में आ रहा था, सेक्टर 6 में, मेट्रो स्टेशन से होशियार से। तो रास्ते में एक फंक्शन था, उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ था, एक मेन रोड था उसको ब्लॉक किया हुआ था, और आस-पास जाने के लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी थी। वो तो नाला था, वो जगह थी, गाड़ियाँ आगे लगा रखी थी, रेहड़ी लगा रखी थी, मतलब पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी बैड थिंग, अनएथिकल थिंग, इल्लीगल थिंग कि आप एक पब्लिक के रोड को आप ब्लॉक कर रहे हो। ये बहुत गलत चीज़ है, और मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरीके के काम करते भी हैं, तो कुछ एक रास्ता इस तरीके का छोड़ दीजिए कि कम से कम बाइक वाले, स्कूटी वाले या पैदल लोग उसमें से जा सकें। अगर गाड़ी ना जा सके तो कम से कम वो लोग भी जा सकें। इट्स माय पर्सनल हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि अगर ऐसा करेंगे तो सबके लिए सहूलियत रहेगी। आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी आपको कर्तव्य भी दिया गया है कि आपकी अपनी स्वतंत्रता से दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। स्वतंत्रता का अधिकार है और अभिव्यक्ति का अधिकार भी है, लेकिन उस अभिव्यक्ति से ऐसी बात आप ना बोलें कि जिससे कि दूसरे की गरिमा को ठेस पहुँचे, या दूसरे की जो उसकी साख है, प्रतिष्ठा है, उसका भी अपमान हो। ये चीज़ें हैं। ये ठीक बात आपकी। जी। क्योंकि वो है कि आपका अधिकार वहाँ पे समाप्त हो जाते हैं, जी। दूसरे का अधिकार शुरू होता है। जी, जी, जी। आपका इस अधिकार का जो दिए हैं, ये साथ ड्यूटी भी दी है, इसका मिसयूज ना करें। ये समस्या एक जैसे डेवलपिंग है हमारा सेक्टर 2, इसमें कई बार देखिए हमारे साथी ही बहुत बार रिक्वेस्ट भी की जाती है, वो पूरे रोड को ब्लॉक कर देते हैं। जी। वहाँ पे जो बिल्डिंग मटेरियल है, आपका क्रशर रोड़ी, पूरे ट्रक जो वहाँ पे डंप कर दिए जाते हैं। पैदल भी आने जाने का रास्ता नहीं बचता है। लेकिन ये तो माना जा सकता है भाई, कल आपकी स्लैब होनी है तो आज डाल दिया, और कल ये सारा जो स्लैब में जरूरत पड़ेगी डाल दिया गया, मजबूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा देखा गया, साथ में खाली प्लॉट है, उस प्लॉट की सफाई करके उसमें वो सारा मटेरियल उतारा जा सकता है। उसमें आपका मटेरियल वेस्ट भी नहीं होता है, और आने जाने वाले लोगों के लिए जो है असुविधा भी नहीं होती है। तो साथियों से इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपके पास सहूलियत है, प्लॉट में साथ में आपके खाली है, उस प्लॉट का सिंपली एक जेसीबी 1 घंटे में उसको साफ कर देगी, फिर आपका सेफ भी है मटेरियल सारा। आने जाने वाले लोग तो कोशिश करेंगे, उसमें आपका मटेरियल वेस्ट भी होता है, उसमें जो है ये डस्ट भी मिलती है, उसमें डस्ट में आपकी क्वालिटी भी घटती है मटेरियल की। तो इसमें आपको नुकसान भी है, लोगों को असुविधा भी है। तो आप कृपया फिर इसके लिए भी जरा थोड़ा जो अवेयर रहें, सचेत रहें, थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप सबके सब। लास्ट में यही है कि आपके दिए हुए पैसे का सही उपयोग करें, सही व्यक्ति चुनें। अगर वो व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है या आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उसमें दबाव बनाएं, किसी भी तरीके से दबाव बनाएं। सोशल मीडिया आज के वक्त में बहुत बड़ा हथियार है आपके पास, किसी भी मुद्दे को उजागर करने के लिए, किसी भी मुद्दे को एस्केलेट करने के लिए, दूसरों तक दिखाने के लिए। मैनिफेस्टो जो एक ब्यौरा होता है, आज के वक्त में ज़्यादातर 99% केसेस में एक झूठ साबित होता है, लेकिन झूठ को साबित ना होने दें। आप किसी का मैनिफेस्टो, मैं किसी व्यक्ति के लिए कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति है, आप उसका मैनिफेस्टो की कॉपी संभाल के रखिए, और जब अगर काम नहीं होते हैं, आप फेसबुक पे पोस्ट कीजिए, स्टोरी पे पोस्ट कीजिए, उस पर क्वेश्चन कीजिए, आपके साथ और लोग जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में भेड़ चाल होती है, और एक भेड़ जहाँ पे जाती है, लोग दूसरी भेड़ भी वहाँ पे चली जाती है। तो इस तरीके का कोई चीज़ भी है। और जैसा कि मैं अपने व्याख्यानों में बोलता हूँ कि खरबूजे का खरबूजा देख के रंग बदलता है। हालाँकि ये थोड़े से अजीब से शब्द आपको लग रहे होंगे, लेकिन जैसा दैया साहब जी वो बोलते हैं, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और दैया साहब से जुड़ने का और एक और भी रीज़न रहा है, हालाँकि किसी भी संयोगवश हम जुड़े हैं। इनकी जो भाषा की शैली है, जो व्यंग्यात्मक, एक हल्का-सा एक मतलब मर्यादित रूप में एक व्यंग्यात्मक जो चीज़ बोलते हैं, देखिए व्यंग्य भी ज़रूरी होता है। उसी तरीके से मेरा भी स्टाइल रहा है, और उसी पेस पे, उसी स्टाइल में मेरा भी इंटरेस्ट रहा है, तो उसी तरीके से मैं भी बोलता हूँ। आप अपनी बात को खुल के बोलिए, पूरी तरीके से बोलिए, व्यंग्य भी कसिए, व्यंग्य भी ज़रूरी है। जब तक आप व्यंग्य नहीं कसेंगे तो दूसरा व्यक्ति उसके कानों पे जूं नहीं रेंगेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन मुद्दों को हम लोग डिस्कशन मुद्दे बिल्कुल तर्कसंगत हों, बिल्कुल निर्भीक हों, आपके बिल्कुल निष्पक्ष हों, तभी
बहुत धन्यवाद मुकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। और इस वीडियो सबका धन्यवाद जी। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि किसी के काम की है, ज़रूरी है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, इससे कुछ सीखने को मिला, तो इसे और लोगों को ज़रूर शेयर करें। तभी हमारा ये वीडियो बनाना, ये वक्त लगाना, समय लगाना, ये मेहनत करना, ये सफल हो पाएगा। हमारे जो चैनल हैं उनके लिंक भी दिए हुए हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक पे। ओके, थैंक यू मुकेश जी। थैंक्स ऑल।